हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमृतांशु रोशन है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि थर्मल इंजीनियरिंग को आप कैसे पढ़ेंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने होता है वो होता है कि हम सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किसी भी स्तर के एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो एएमआई हो, या आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप अगर गेट, एसएससी, जेई, पीएसयू किसी भी एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना होगा कि थर्मल इंजीनियरिंग के बिना आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। और ये एक ऐसा सेक्शन है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, और अगर आप इन 5 सब्जेक्ट पे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसे आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि इन 5 सब्जेक्ट को हम पढ़े कैसे। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो मिसमैच करके पढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए उन सब्जेक्ट को बाद में पढ़ते हैं, और जिन्हें बाद में पढ़ना चाहिए उन्हें पहले पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ करिकुलम में इस तरह के फॉल्ट है जिसके वजह से भी ऐसा होता है। बच्चों को अच्छा गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से भी इस तरह की दिक्कतें आती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आज आपको बताना चाह रहा हूं कि थर्मल इंजीनियरिंग को पढ़ना कैसे है, और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस राज को समझ लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है, तो आपके लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान होगा। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थर्मल इंजीनियरिंग आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस सेक्शन पे अगर आप कमांड करना चाहते हैं तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला वो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी, और दूसरी बात जो है वो है सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज। अगर आपको थर्मल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज याद हैं तो कई एग्जामों में मैंने देखा है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप दोनों तरह से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये समझना होगा कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस फॉर्मूला का सही तरीके से यूज कर पाएंगे। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और हर एक फॉर्मूला का अपना एक कंडीशन है ना। उस फॉर्मूला को हम हर एक जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। वो आपको अगर बदल दिया जाए तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ जाता है। तो चलिए मैं आपको आज बता रहा हूं कि थर्मल इंजीनियरिंग को हम लोग कैसे समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं जिसे हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम थर्मल इंजीनियरिंग को समझने का प्रयास करेंगे तो थर्मल इंजीनियरिंग में मुख्यतः 2 सेक्शन है। मैं उन 5 सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, जो कि पहला सेगमेंट है जिसका नाम है बेसिक थर्मोडायनामिक्स, और जो दूसरा सेगमेंट है हमारा वो है अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं उसी तरह से लिख रहा हूं जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हीट ट्रांसफर। बहुत सारे कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है, तो स्टूडेंट इसे स्किप करके अन्य पेपर पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा जॉब चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आप हीट ट्रांसफर को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर ऑप्शनल है तो जरूर लें, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आईसी इंजन। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसे पावर इंजीनियरिंग में भी रखा गया है, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के नाम से भी रखा गया है, जिसमें आईसी इंजन के साथ साथ मशीन डिजाइन के भी कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया गया है। और तीसरा हमारा है वो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पावर साइकिल पे आधारित हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इन दोनों सब्जेक्ट को मर्ज करके पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बना दिया गया है।
चलिए, लेकिन इस पावर प्लांट में भी दो सेगमेंट हमारा आ जाता है। एक आ जाता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जिसे आप स्टीम पावर प्लांट भी कहते हैं, और गैस पावर प्लांट ना, जिसमें रैंकाइन साइकिल और जूल साइकिल हमारा वर्किंग साइकिल होता है। चलिए, इसके अलावे हमारा जो आखिरी सेगमेंट है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए जो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में है, और ये एक सब्जेक्ट है जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। बेसिक थर्मोडायनामिक्स में अगर आप समझेंगे तो इसमें आपको सिस्टम, प्रोसेस, साइकिल, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एक्सेट्रा, ये सारे जो टॉपिक हैं आप जो है जो बेसिक फंडामेंटल टॉपिक हैं वो आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, राइट। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे इन 4 सब्जेक्ट में ना। चलिए, तो इसीलिए इसे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में भी कहा जाता है, क्योंकि जो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो लॉज है ना, उसे आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकली ना। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम इसमें पढ़ते हैं, हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ते हैं। वही हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर का यूज हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग में होता है। थर्मल पावर प्लांट में आप जाएंगे, बहुत सारे हीट एक्सचेंजर्स यूज होते हैं। उसके बाद आप पावर साइकिल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और भी बहुत सारे पार्ट्स इसमें पढ़ने होते हैं। उसके बाद जो हमारा आखिरी सेगमेंट है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ना। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर में बताया जाता है, जो कि ऑप्शनल होता है। बहुत बच्चे इसे स्किप कर देते हैं। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, इन सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं, अप्लाइड के टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो इसे लास्ट में बिल्कुल भी मत छोड़िए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आपको मैं बता दूं, इसरो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ RAC सेक्शन में रिक्रूटमेंट वो करता है, स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट फॉर सिर्फ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। तो अगर आप ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उन वैकेंसी में आप बहुत स्ट्रांगली अपीयर हो सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक फ्रेमवर्क है। मैं आपको बता दूं, आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो या AMI कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग गोइंग ग्रेजुएट्स हो, आप बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग का फ्रेमवर्क यही है। कुछ सब्जेक्ट के नाम बदल दिए जाते हैं, इट डजंट मीन कि सिलेबस अलग है ना। डिप्लोमा स्तर पे 80% सिलेबस पढ़ना है, उसी सिलेबस को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है तो वो इंजीनियरिंग का सिलेबस हो जाता है, या वही सेक्शन AMI में आप पढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस फ्रेमवर्क को समझें, और मैंने इसी ऑर्डर में आपको बताया है ना। तो अगर आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, थर्मोडायनामिक्स का बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, जो कि बहुत ही कंडीशनल है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, किस कंडीशन में क्या हम लोग यूज करेंगे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद आप इस चीज का आप उपयोग करेंगे तो ये सब्जेक्ट भी आपका मजबूत हो जाएगा। चलिए, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार मैं अक्सर कहता हूं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द हार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्यों इसे हृदय कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे ये जो क्लासिफिकेशन 2 सेक्शन में मैंने किया है, ये कहीं ना कहीं सेकेंड लॉ से ही इंस्पायर्ड है। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आप बिल्कुल जो है आपकी पकड़ सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी होगी। क्या है सेकेंड लॉ और कैसे है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड लॉ में हमारे पास 2 स्टेटमेंट होते हैं ना। सेकेंड लॉ में एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, वो है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, और जो दूसरा हमारा है वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से आप हीट इंजन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और हीट इंजन क्या है? एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, या जिसे हम पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ये हम कंसेप्चुअल नॉलेज लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं थर्मोडायनामिक्स में, लेकिन अगर उसी हीट इंजन को अगर प्रैक्टिकल दुनिया में आप बना दोगे तो वो आईसी इंजन का रूप ले लेगा, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन बन जाएगा। वही अगर हीट इंजन अगर एक्सटर्नल टाइप का है तो वो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का रूप ले लेगा। तो ये दो तो आपको पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल पे आधारित है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट बिल्कुल इस सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2.2, 2.3 इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं केल्विन प्लांक से है, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। हीट ट्रांसफर का भी कॉन्सेप्ट सेकेंड लॉ से ही आया है, जैसा कि आपको पता होगा।
क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है वो हमेशा जो है वर्क कंज्यूमिंग या पावर कंज्यूमिंग साइकिल के बारे में बताता है। तो जितने भी हमारे रेफ्रिजरेशन के साइकिल हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस सेगमेंट में आते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल में आते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये 4 सब्जेक्ट 1, 2.0, 2.2, 2.3 ये 4 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारा इससे लिंक्ड हो जाता है और एक सब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं इससे लिंक। तो मैं कह सकता हूं कि जब आप सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो थर्मल इंजीनियरिंग वहीं से आपको डिवाइड होते नजर आएगा ना। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका अप्रोच बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है तो आपके थर्मल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर आप मिसमैच करके पढ़ते हैं ना, किसी का बहुत, मेरे पास बहुत ऐसे फीडबैक आते हैं कि सर मेरा पावर प्लांट बहुत वीक है, मेरा आरएसी बहुत वीक है, मेरा हीट ट्रांसफर बहुत वीक है ना। ये सब्जेक्ट अगर आपके वीक हो रहे हैं, अगर इस सब्जेक्ट में आपको अगर डर लग रहा है तो उसका एक ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है। और अगर ये क्लियर है तो मैं ये मान नहीं सकता कि आपके ये फंडामेंट, ये अप्लाइड सेक्शन कमजोर है। इसका मतलब आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मेंटल एबिलिटी का प्रॉब्लम है। आपको इसको समझना होगा, एप्लीकेशन आपके पास नहीं है ना। तो ये एक मेरा बेसिक फ्रेमवर्क है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। चाहे आप गेट एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप एसएससी जेईई एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, ये फ्रेमवर्क लेके पढ़ें। जिस यूनिवर्सिटी का सिलेबस इस अराउंड है, इस ओरिएंटेशन में है, देखिएगा वहां के बच्चे अच्छा करते हैं। और जहां ये मिसमैच है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसमें से 1-2 सब्जेक्ट ऑप्शनल रहते हैं जो बच्चे स्किप कर देते हैं ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल इस तरह से थर्मल इंजीनियरिंग को समझें और इसको पढ़ें ना। चलिए अब मैं लास्ट में एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। मैंने बहुत सारे अपने व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़े, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप थर्मल इंजीनियरिंग को बताइए और अच्छे से हमें बताइए। मैंने सेकंड लॉज के कुछ वीडियो डाले जहां पे व्यूअर्स ने काफी अच्छा रिस्पांस किया। उनके स्ट्रांग रिक्वेस्ट पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहले बेसिक थर्मोडायनामिक्स के वीडियोस दे दूं और फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्क्रैच ना, सिस्टम से मैं शुरुआत करूंगा और पहले हम लोग बेसिक को क्लियर करेंगे। सेकेंड लॉ के वीडियोस मैं कुछ अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तब तो आप उस सीरीज को कंटिन्यू करिए। अगर आपको उसमें समझने में दिक्कत हो रही है तो आप उसे फिलहाल ना देखें। मैं बेसिक्स के कुछ वीडियो आपको देने वाला हूं, पहले उसे देख लें और उसके बाद फिर उसको देखें। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं तो कुछ ना कुछ आप पढ़े ही होंगे सेमेस्टर्स में, तो आपको सेकंड लॉ के वीडियो समझ में आएंगे। बिल्कुल अगर आप नील हैं, बिल्कुल आपका फंडामेंटल वीक है, सेकंड लॉ बिल्कुल आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो फिलहाल उस वीडियो को छोड़ दीजिए, उस सीरीज को छोड़ दीजिए। मैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स के वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। देखिए सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करना मुश्किल है, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, मैं उसे काफी अच्छे से बताऊंगा। और बहुत ऐसे सेक्शन है जहां पे हम बस हल्का सा इंट्रोड्यूस करेंगे और उसे स्किप कर देंगे। वहां पे अगर समय ज्यादा देंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा होगा और ये कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो मैं इसे स्टार्ट करने वाला हूं। इसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इस सभी वीडियो को देखें, शेयर करें अपने ग्रुप में, सो दैट सारे बच्चे जान पाए। इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि बच्चों को ये समझ में आए, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये क्लियरिटी होना जरूरी है कि थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ना कैसे है। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अगर आपको थर्मल साइंस नहीं आता है, थर्मल इंजीनियरिंग नहीं आता है, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है ना। तो फिर मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं आप में कमी है और आप फिर आगे कुछ सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, आप बिल्कुल मेरे पे यकीन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, थर्मोडायनामिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इतना सुंदर सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं। इसको अगर आप लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। इसमें बहुत सारे स्टोरी टेलिंग है, मैं आपको बताऊंगा ना। इंट्रोपी जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को भी हम स्टोरी में कवर करेंगे, या इवन बहुत सारे टॉपिक को स्टोरीज में कवर करेंगे। मेरा यकीन मानिए, मैं पिछले 5-6 साल से टीचिंग फील्ड में हूं और जो भी बच्चे थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और वो बहुत
बहुत खुश हुए हैं। उन्हीं सारे फीडबैक के आधार पे, बहुत सारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे मैं ये सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब मैं सेकेंड लॉ सीरीज को भी कंटिन्यू कर रहा हूं। आप देखे होंगे साइकोमेट्री सीरीज भी चल रहा है। अगर आप कैरी ऑन हो सकते हैं तो बिल्कुल आप उसको जरूर देखें। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बेसिक्स को पहले समझे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसिक में आपका प्रॉब्लम है ना। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि ये सारे वीडियोस भी बहुत सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं ताकि आपको समझ में आ सके। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप समझ गए होंगे कि थर्मल इंजीनियरिंग को पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जोश से और स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि मैं इसमें आपको कहीं भी कमजोर नहीं होने दूंगा। आप यकीन रखिए, इन सारे वीडियोस को देखिए। थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना होगा, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं सारे प्रॉब्लम्स यहां नहीं सॉल्व कर सकता, तो मैं कंसेप्चुअल क्लियरिटी दे दूंगा, सारे एप्लीकेशंस बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम के क्वेश्चंस है, चाहे गेट हो, एसएससी, जेई हो। हर एक एग्जाम में लगभग, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, हर एक एग्जाम का लेवल लगभग एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो भी इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन बना सकते हैं, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो भी बना सकते हैं। एक कमजोर से कमजोर लड़का आप अच्छे से अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन बना सकते हैं। शर्त यही है कंसेप्चुअल क्लियरिटी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप इसके बाद जो सीरीज मैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स के स्टार्ट कर रहा हूं, आप उसे खूब देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के बीच फैलाइए। मेरा पर्पस यही है कि मैं फ्री तरीके से, ऑनलाइन मोड से, मैं जितने भी बच्चे हो सके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सबको मैं जो भी मेरे पास नॉलेज है उसे मैं दे सकूं, मैं उसे बता सकूं, ताकि आप अच्छा कर सके। Okay, thank you.